हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको जनरल फिजिक्स में एक एक टॉपिक स्टडी करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन किस प्रकार किया जाता है और उनके लिए क्या क्या टेक्निक है, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करती है कि भौतिक राशियाँ किसे कहती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके संख्यात्मक मान और मात्रात्मक मान दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को मापना है तो उसके संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होगी। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक राशि का संख्यात्मक मान किसके व्युत्क्रमानुपाती? उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक राशि का संख्यात्मक मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली डिपेंडेंट होता है। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रक, यदि इसका मतलब क्या हुआ, कोई भौतिक राशि है जिनके जो आंकिक मान है उनके अलग अलग मात्रकों, एक का मात्रक मैं कह रहा हूँ u1 है, एक का मात्रक मैं कह रहा हूँ u2 है, एक का मात्रक u1 और u2, और इनके क्रमशः u1 एक प्रकार की भौतिक राशि, u1 में मात्रक क्या आ गया n1 और u2 में मात्रक क्या आया n2। तो हमेशा ध्यान रखना, तो इसके लिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2 क्या होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स अभी तक आप समझे नहीं। जैसे मैंने कहा एक का मात्रक मेरे पास क्या है, एक का मात्रक मैं कहूँ एक का मात्रक क्या है, मीटर है, दूसरे का मात्रक मैं कहूँ किलोमीटर है। एक राशि मैंने आगे रख ली, एक यहाँ पर रखा एक। अब दोनों की देखो क्या क्या हिस्से में मात्रक दोनों का सेम है, दोनों को इक्वल करना है, दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। किस अकॉर्डिंग इक्वल करना है, मीटर मात्रक इक्वल करना है। तो मात्रक इक्वल करना है, मैं किलोमीटर को क्या चेंज कर सकता हूँ, किलोमीटर लिख सकता हूँ 1000 मीटर, 1000 मीटर मैं करके लिख सकता हूँ आराम से। इसी प्रकार फिर समांगता का सिद्धांत, विमाओं की ये समांगता का सिद्धांत बहुत ही काम का है। विमाओं की समांगता के सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशि या भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए, कोई भौतिक समीकरण है उसका सही होना इस पर डिपेंड करता है उसके दोनों पक्षों की विमाएं एक समान होनी चाहिए, दोनों पक्षों की विमाएं एक समान। इसका मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊँ आपको। जैसे मैं कहूँ गतिज ऊर्जा के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, हर किसी को पता है हाफ mv स्क्वायर होता है। अब मैं कह रहा हूँ किलोग्राम के क्या होता है, के एक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्र क्या होता है m1 l2 t-2। अगर मात्र के अकॉर्डिंग बनाई मैंने विमा तो इसकी विमा ये बनेगी m1 l2 t-2। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करती है, राइट हैंड साइड क्या है mv स्क्वायर, m का मतलब कि मात्र द्रव्यमान के लिए क्या लगेगी विमा m1, ये द्रव्यमान की विमा। फिर दूसरा क्या है v क्या है मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या होता है l1 t-1 m1 l1 t-1 और पावर कितनी 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो m1 l2 t-2, बोथ साइड विमा क्या होती इक्वल है, अतः ये सूत्र क्या है एकदम इक्वल है। फिर सार्थक अंक क्या होती है, वे अंक जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाए, वे अंक जिसके द्वारा कोई भी राशि है उस राशि को निश्चित श्योरली रूप से क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। वह अंक जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाए वे अंक क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है, वे अंक जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए, वे अंक क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक सभी अशून्य अंक, सभी नॉन जीरो नंबर्स जो है वो सार्थक अंक होते हैं। नंबर फर्स्ट, अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। इनके सभी के करके एग्जाम्पल बताऊं। सभी अशून्य अंक जैसे मैंने लिखा 1
2 3 4 सार्थक अंक इक्वल टू 4। फिर मैंने लिखा 1004 सार्थक अंक इक्वल टू 4। फिर दशमलव के पूर्व अशून्य अंक न होने पर जैसे बनाए एक दशमलव, इस दशमलव के पूर्व अशून्य अंक न होना, अशून्य अंक न होना मतलब क्या कि इस पर शून्य ही हो, अशून्य अंक नहीं है तो शून्य हो। न होने की स्थिति दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंकों को छोड़कर, दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंकों को छोड़कर आने वाले सभी अंक सार्थक अंक होती है। तो मतलब इसमें सार्थक अंक कितना होगा, एक ही होगा। दशमलव के पहले अशून्य अंक होने पर अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो जाए और दशमलव के बाद शून्य, दशमलव के बाद भले ही शून्य आ जाए या फिर कुछ भी अन्य नंबर आ जाए, जैसे मैं यही कह रहा हूँ 5.00, सात अंक कितने होंगे, 3 होंगे। पहले अशून्य अंक होने की स्थिति में सभी अंक होते हैं, भले ही दशमलव के बाद अंक शून्य हो या फिर न हो, ये सभी सार्थक अंक होती है। फिर नंबर 5, दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर अशून्य के बाद का शून्य, दशमलव के दाईं ओर अशून्य के बाद का शून्य, जैसे मैंने लिखा इसके लिए मैं एग्जाम्पल 0 दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद का शून्य जो है वह सार्थक अंक माना जाता है। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, 3 ही होंगे। यदि किसी संख्या में 10 के गुणन के रूप में, जैसे मैंने लिखा 5 गुणा 10 की पावर 1 और 5 गुणा 10 की पावर 2, सार्थक अंक इसमें एक ही होगा। दोनों में सार्थक अंक कितने होंगे, एक एक ही होंगे। ये एक एक करके मैंने आपको नियम बताए। फिर बारी यही अल्पतमांक, अल्पतमांक लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम माप यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। क्या कही परिभाषा, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम माप ही अल्पतमांक कहलाती है। किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली मिनिमम माप को ही क्या कहती है, अल्पतमांक कहती है। अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटा वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। अब मैं इसका सीधा एग्जाम्पल, मैंने पूछा कि स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, किसका, स्केल जो कि हम यूज करते हैं डेली वर्क में, स्केल का अल्पतमांक कितना होता है। पहले तो सीधी बताओ, स्केल पर भागों की संख्या टोटल कितनी, मान लो स्केल मैं कह रहा हूँ 15 वाली है, 15 लाइनों वाली है, 15 पॉइंट वाली है। अब क्या कहा, वर्नियर पैमाने पर एक भाग का मान बटा कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या का भाग देना है एक में कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, एक में कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमें एक एक करके पता होना चाहिए। स्केल का पूछा है तो स्केल में सीधा आप कर सकते हो नॉर्मल तरीका, एक भाग मतलब पहला भाग, और कुल कितने हैं एक भाग में 10 है, तो स्केल का कितना हो गया 0.1। अल्पतमांक कितना हो गया 0.1, मतलब किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जाने वाला न्यूनतम माप ही उसका अल्पतमांक कहलाता है। मतलब स्केल का अल्पतमांक कितना हो गया 0.1 हो गया। स्केल का कितना 0.1। मैं कह रहा हूँ अब मैं अगर जी कह दूँ कि स्केल की जगह मैंने कह दिया एक प्रकार का मेरे पास क्या है, एक चांदा है, क्या है, चंदा है जिसमें मैं कहूँ इसका अल्पतमांक कितना होगा, तो आप कह दोगे सीधा 0.1, 0.1 नहीं, यहाँ पर केवल आप कहोगे 1 डिग्री। कितना 1 डिग्री, क्योंकि सबसे कम मापा जाने वाला कितना होगा 1 डिग्री ही होगा। कितना 1 डिग्री, अतः इसके अल्पतमांक कितना होगा 1 डिग्री ही होगा। आराम से अल्पतमांक या न्यूनतम माप जो है अल्पतमांक कहलाता है। फिर वर्नियर पैमाने पर वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक
वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कर सकते हैं आराम से। आपके पास स्कूल में वर्नियर कैलिपर्स देखा ही होगा, आप देख लेना, 1 भाग बटा 1 भाग में कुल अंक। स्क्रू गेज का भी अल्पतमांक निकाल सकते हो आराम से। फिर मापक यंत्र में त्रुटियाँ, त्रुटियों वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा काम का, जो कि आपके 11th क्लास में पहले नहीं 2nd चैप्टर में ही त्रुटि संबंधी सापेक्ष त्रुटि आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। दोनों ही त्रुटियों के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से बता रखा है। मैं यहाँ पर केवल फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, मतलब क्या, हर काम का स्पीड से रिवीजन करना है। मापन में त्रुटियाँ, एक भौतिक राशि के मानित मान क्रमशः, मैंने माने कौन कौन सी भौतिक राशि है जिसके मान जो है A1 A2 A3 ऐसे डैश डैश करके एन दिए हुए है। तो मेरे पास सबसे पहले एवरेज निकालना, एवरेज निकालना हर किसी के लिए सिंपल बात। एवरेज कैसे निकालती है, ये एवरेज निकालना है तो सीधा सीधा क्या निकालना, कुल भाग बटा भागों की संख्या, टोटल पार्ट बटा पार्ट की संख्या, एवरेज निकल जाता है। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक माध्य परम त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक मान का सही तरीके से माध्य निकालना, उसके बाद उसका एवरेज निकालना, आराम से वो माध्य परम त्रुटि आ जाती है। कैसे, अब ये पूरा सूत्र आपका खुद पूरा लिखे और चाहे तो आराम से हम शॉर्ट रूप से बता सकते हैं। ए माध्य बराबर A1 + A2 + A3 डैश 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 करके AN बटा N, मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य परम त्रुटि कही तो माध्य, पहले एक का माध्य, दूसरे का डैश डैश करके AN का माध्य निकाला, टोटल कितने नंबर, N नंबर, तो माध्य परम त्रुटि आ गई। भिन्नात्मक त्रुटि सबसे इम्पोर्टेंट, भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करने के लिए डेल्टा ए मीन बटा ए मीन, डेल्टा ए माध्य बटा ए माध्य, आराम से। फिर बारी आई आगे, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो कि आपको याद ही करनी चाहिए। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होती है, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होती है, 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम। 4 5 याद करने का तरीका, 4 के बाद जस्ट आया 5, फिर 3 का डबल 6, 4 5 3 6, किसके बराबर, 1 पाउंड के बराबर। एक टॉर बराबर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, या फिर 133.3 पास्कल, 133.3 पास्कल। फिर बारी है एक बार किसके बराबर, 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर। एक बार में कितने, 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर 10⁵ पास्कल। एक सैक बराबर 10⁸ सेकंड। एक पारसेक बराबर 3.07 गुणा 10⁻16 मीटर, या फिर 3.26 प्रकाश ईयर। ये अच्छा, दूरी का सबसे लंबा मात्रक, बड़ा मात्रक पारसेक को जाना जाता है। एक पारसेक बराबर 3.26 LY, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। एक AU किसके बराबर, 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर, किसके बराबर, 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर, 10⁸ किलोमीटर, जो भी हम कह सकते हैं। आराम से और अच्छे तरीके से आप अध्ययन करना और जितना हो सके डीपली ग्रहण करना, एक चीज़ को अच्छे से समझना, और जितना हो सके 11th और 12th का बेस जो है अच्छे से अच्छा करना, ताकि क्या हो सके, ताकि आपको आगे अगर मान लो जेई में नीट, जेई का एग्ज़ाम, IIT जेई,
IIT JEE के बाद IIT JEE का सिलेक्शन हो जाने के बाद JEE मेंस एडवांस एक एक सिलेक्शन लेना है तो आपको उनको अच्छी तरीके से करना ही पड़ेगा। अगर नीट मान लो नीट वाई वाले नीट भी कर रही है तो उनको भी नॉर्मल तरीके से फिजिक्स का ज्ञान तो होना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी ही चाहिए। अच्छे से अच्छा अध्ययन कीजिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।